आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमने पिछले वीडियो में देखा था, नाइट्रिक एसिड के बारे में, उसका स्ट्रक्चर। तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन में नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, स्टार्ट करेंगे से। तो डिकम्पोजिशन यानी कि हम इसे क्या करेंगे, हीट अप कर देंगे। तो HNO3 को अगर हम हीट कर देते हैं सो क्या होगा, यहाँ पर हीट करने से ये आप खुद ही सोचिए, अगर किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो उसके वेपर्स निकलेंगे, है ना। तो वेपर्स किस चीज़ के हो सकते हैं, यहाँ पर दो गैसेस दिखाई दे रही है आपको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो यही अपने फॉर्म्स में निकल जाएंगी, यानी कि NO2, ये NO2 बना लेती है ना। और ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन भी निकल जाता है यहाँ पर O2 के फॉर्म में। अब आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तो हमेशा राइट हैंड साइड में वाटर निकलता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं मगर ज़्यादातर में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 करेंगे क्योंकि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि बाकी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं कि नहीं हो रही है। तो हम अल्टीमेटली पहुँचेंगे 4 पे। तो 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब हम ऑक्सीजन अगर देखते हैं तो 4 3 12 यहाँ पे है ना, 4 × 3 यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हैं आपके पास, यहाँ पे है 6। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इन्हें बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से इंटू करना पड़ेगा और आपके पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8। और यहाँ पर 2 थे तो 8 + 8 + 2 कितने हो गए आपके पास, यहाँ पर 12 हो गए, है ना। तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर, नाइट्रोजन का नंबर, अब सब कुछ क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलेंगे आगे हमने देखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो होता है HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट ये बात हम आपको कैसे बताएंगे, हम इसकी रिएक्शन जो है करेंगे और रिएक्शन करने से हमें पता चलेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क भी करता है। ठीक है, तो एक बार इसकी रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भी कि नहीं है। HNO3 जो होता है, HNO3 के 2 केसेस बनते हैं, क्योंकि HNO3 हो सकता है कि वो कंसनट्रेटेड हो या फिर डाइल्यूट हो, यानी कि थोड़ा पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा, या फिर क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, जिसमें क्या होगा, ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, आप ऐसे कह सकते हैं। मतलब पानी की अमाउंट कम होगी कंसनट्रेटेड में। तो कंसनट्रेटेड HNO3 अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे। ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द रिएक्शन हो रहा है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होंगी ना रिएक्शन के दौरान नहीं होंगी। ड्यूरिंग द रिएक्शन जो HNO3 है कंसनट्रेटेड वाला, वो कन्वर्ट होगा जैसा हमने एज इट इज़ किया था, NO2 बनेगा। एक चीज़ तो NO2 ही बनेगी सेम, और यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्योंकि H2O जो है इस तरफ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वाटर निकलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या निकलेगा वो है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है हमारे पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है हमारे पास, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, इसके पास ऑक्सीजन है तो ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है रिलीज़ करता है। नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि सिर्फ एक ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने क्या किया है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ किया हुआ है। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि ये जो है कंसनट्रेटेड वाला, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, NO2 और वाटर के साथ साथ ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट केस, यानी कि डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन करवाएंगे। हमने पहले करवाया था कंसनट्रेटेड का, अब हम करवा रहे हैं डाइल्यूट का। तो डाइल्यूट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है, तो ये हमने देखने के लिए इसको भी हमने क्या किया, यूज़ किया है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं, गैसेस वगैरह जो होती हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनती है और उसके बाद अपने स्टेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होती है HNO3 जब हम लेते हैं डाइल्यूट वाला, तब ये क्या करता है, क्योंकि ये डाइल्यूट है तो ये N और O यहाँ पर रिलीज़ करता है। पहले वाले केस में क्या था, वहाँ पर हमने NO2 निकाला था, ठीक है, कंसनट्रेट के केस में। अब यहाँ पर क्या होगा, NO निकलेगा और सेम रहेगी रिएक्शन, यहाँ पर भी वाटर निकलता है और साथ में निकलता है एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर भी। अगर रिएक्शन को बैलेंस कर ले हम, ठीक है, तो रिएक्शन को अगर बैलेंस कर लें तो यहाँ पर अगर 2 ले लेंगे तो यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगा। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई, साथ में हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन जो है यहाँ 6 थे और यहाँ पर कितने हो गए, अभी
यहाँ पे 3 हो गए हैं, तो अभी 3 और हमें लेने पड़ेंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज़ कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक और पहचान है हमारे पास कि अगर वो रिएक्शन के दौरान नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि अकेला ऑक्सीजन जो है अगर रिलीज़ करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे। अगर ये चीज़ आपके पास क्वेश्चन में आती है कि आपको शो करना है कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड के साथ साथ डाइल्यूट HNO3 दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, ये वाली जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है ये, और साथ में डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों की रिएक्शन बतानी होगी, और आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा कि वो दोनों के दोनों नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, इसीलिए वो क्या होंगे, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलेंगे आगे। अब हमें एक चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखनी है कि अगर जैसे हमारे पास HNO3 है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ HNO3 के बारे में देखा कि वो क्या करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर हमारे पास HNO3 के साथ साथ कोई और भी होगा, जैसे ये कोई भी एक्स एलिमेंट है हमारे पास, वो भी होगा, और ये जो एक्स एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने बोला इसका क्या मतलब हुआ, अभी तो हमने क्या बोला, HNO3 का एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके, है ना, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर HNO3 जो होता है, जो भी इसके पास कंपाउंड आएगा जिससे भी रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट होगा, तो वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करके सपोज ये वाई कन्वर्ट कर ले रहा है, जो भी एक्स एलिमेंट था हमारे पास उसको वाई में कन्वर्ट कर दे रहा है, और खुद जो है HNO3 ये बन जा रहा है NO या फिर NO2, क्योंकि इसमें तो केस लगेगा कि अगर आपके पास जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, वो कंसनट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। तो अगर डाइल्यूट हुआ तो आप क्या करेंगे, डाइल्यूट की केस में सिर्फ NO होगा, और कंसनट्रेटेड की केस में क्या होगा, NO2 होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की केस में अलग अलग NO के कंपाउंड निकलेंगे। तो X क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस होके ये निकालेगा NO और NO2 प्लस यहाँ पर हमेशा की तरह वाटर हमेशा निकलेंगे। ये 3 चीज़ें जो है हमेशा निकलेंगी, है ना। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो X है, X का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं और Y में से कन्वर्ट करते हैं, तो ये कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड आपके पास आ सकते हैं जिसके आपको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा और Y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास किसी की भी रिएक्शन आती है नाइट्रिक एसिड के साथ, कोई भी आपके पास कंपाउंड है, जो ज़्यादातर आता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो जो भी आपके पास कंपाउंड है उसे आप ऑक्सीडाइज करके वाई फॉर्म, और जो भी इसकी की जो हमने ऑक्सीडाइज फॉर्म देखनी है वो हमने इसमें याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही करेंगे कि कौन कौन सी जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं और उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और वो किस चीज़ में कन्वर्ट करने हैं आपको जब आपके पास रिएक्शन में आएगा। तो ये रहे कुछ कंपाउंड्स हमारे पास जो आते हैं। अगर आपके पास आ जाता है HNO3 से रिएक्शन करवानी है तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको जानते हैं HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि वो दूसरा जो भी इसके साथ रिएक्ट करेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करके NO और NO2 में कन्वर्ट कर देगा और साथ में H2O निकालेगा, ठीक है। तो अब इसके साथ जो भी कंपाउंड होगा वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी है। अगर आपके पास कार्बन आता है तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करके, आप जानते हैं कार्बन जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है CO2, है ना, CO2 बन जाता है। अब उसी तरह एसिड की बात करें तो S8 जो होता है ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और उसके बाद है FeSO4 और P4 है। पहले P4 को हम देखेंगे तो P4 जो है H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है, H3PO4 में कन्वर्ट होता है जब ऑक्सीडाइज करते हैं हम उसे। और FeSO4 जो होता है, FeSO4 कन्वर्ट हो जाता है Fe2SO4 3 में, ठीक है। तो Fe2SO4 3 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपके पास आता है H2S तो H2S जो होता है हमेशा सल्फर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना आपको याद करनी पड़ती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह एसिड जो है H2SO4 देगा, FeSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस देगा। और जो P4 है यहाँ पर, P4 जो है H3PO4 में देगा। कि बस यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ जा रही होगी, तभी यहाँ पर जो है यहाँ पे कंपाउंड अलग अलग बना रहे हैं, नहीं तो वही सेम FeSO4 है। बट अगर इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, Fe जो थी इसकी +2 थी पहले, बट अब क्या हो गई है, +3 हो गई है ना। अब ये +3 हो जाएगा और SO4 जो है 2 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, Fe2SO3 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, ये 4 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि
बस क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो रही है, चेंज हो जा रही है, इसके वजह से यहाँ पर जो कंपाउंड है अलग बन रहा है ना। तो ये हमने देखा अभी तक। अब बस हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास रिएक्शन आएंगी, अभी हम रिएक्शन भी देखेंगे फटाफट से, तो उन रिएक्शन में हमें बस ये वाली चीज़ जो है हमेशा याद रखनी है कि ये वाली चीज़ें जो होती हैं जो ऑक्सीडाइज करके क्या क्या बनता है। एक बार रिवाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कब, जब कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड जब होता है तो H2SO4, और FeSO4 होता है तो Fe2SO4 होल थ्राइस। फिर उसके बाद P4 होता है तो H3PO4 बनता है, और H2S होता है तो हमारे पास S बनता है। तो जब भी हमारे पास केस होगा कंसनट्रेटेड HNO3 का, तो कार्बन और सल्फर और फॉस्फोरस जो होंगे, ये तीनों के तीनों ये क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 के केस में ऑक्सीडाइज होंगे। अब ये जो दो बच गए हमारे पास, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों के केस में ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, चाहे वो कंसनट्रेटेड हो या फिर चाहे वो हो डाइल्यूट हो। तो दोनों के ही केस में क्या हो जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंप्लीट द रिएक्शन करेंगे इसकी, तो तभी हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अब इसे हम रिएक्शन के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, कार्बन है। कार्बन किसके साथ है, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ है। तो जब भी HNO3 के साथ होता है तो ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और बाकी सब रिएक्शन जो होती है सेम रहती है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये इससे। तो इसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, HNO3 को रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस करेंगे तो ये क्या बनेगा, NO2 बनेगा, क्योंकि ये क्या है, कंसनट्रेटेड है। तो कंसनट्रेटेड के केस में हमेशा NO2 आएगा और वाटर निकल जाएगा। इसे बैलेंस करेंगे फिर फटाफट से। यहाँ पर देखिए आपके पास दिख रहे होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक एक नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्बन, कार्बन भी सेम है। फिर यहाँ पे बात आ गई है ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर है, इस यहाँ पे राइट साइड आपके पास 5 ऑक्सीजन है और यहाँ पे सिर्फ 3 ऑक्सीजन है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हमें हाइड्रोजन भी बैलेंस करने हैं। तो हाइड्रोजन जो होंगे कैसे बैलेंस होंगे, यहाँ पर हम इसे बैलेंस करेंगे 4 से। ठीक है, 4 जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो भी 4 हो जाएगा, और इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर 4 3 12, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके पास, अभी आपके पास हो जाएंगे 10 ऑक्सीजन हो गए, जिसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो रिएक्शन है अब बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो भी बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए राइट साइड में, और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट, P4 और HNO3 यहाँ पर भी कंसनट्रेटेड है, हमेशा देख लेना कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। P4 हमेशा कन्वर्ट होता है H3PO4 में, है ना, ये तो याद कर लिया हमने अच्छे से। H3PO4 में ऑक्सीडाइज होता है, और कंसनट्रेटेड HNO3 जब भी होता है तो NO2 जो होता है, वाटर भी निकलता है साथ में, NO2 और वाटर निकलते हैं। तो अब इसे बैलेंस करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसे बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करते 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 यहाँ पर 20 मोल्स लग जाते हैं। जब हम बैलेंस करेंगे तो 20 मोल्स यहाँ पे HNO3 के लग जाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर NO2 भी क्या हो जाएगा, 20 मोल्स हो जाएगा, और इसके साथ क्या होगा, H3PO4 जो है वो 4 हो जाएगा, और वाटर यहाँ पर हो जाता है 4 मोल्स। अगर आप इसे बैलेंस करके चेक करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगी बैलेंसिंग, काफ़ी 20 यहाँ पर HNO3 लग जाएंगे, और फिर ये रिएक्शन जो होती है बैलेंस होती है। ठीक है, तो ये जब आप करते रहेंगे तब आपका 20 यहाँ पर आएगा, और फिर आपकी रिएक्शन जो होगी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास एसिड प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। एसिड जो होगा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, प्लस यहाँ पर HNO3 है, जो HNO3 जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में, प्लस वाटर हमेशा की तरह, है ना। और इस पर क्या होगा, यहाँ पे जो H2SO4 है, H2SO4 जो है यहाँ पर हम इसे बैलेंस करेंगे तो H2SO4 में हम 8 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो होगा S जो होता है बैलेंस हो जाता है। उसके बाद जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने में हम 48 यहाँ पर मोल्स इंटू कर देते हैं HNO3 में। जब आप करेंगे तो आपका 48 पर आकर के अटक जाएगा, और ये रिएक्शन जो होगी बैलेंस हो जाएगी। तो 48 यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है 48 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये जो है बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, H2S प्लस डाइल्यूट है यहाँ पर HNO3, तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। तो H2S हमेशा कन्वर्ट होता है S में, प्लस डाइल्यूट है तो NO प्लस वाटर। तो अब इसे बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले
HNO3 में यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि वो पहले बैलेंस होंगे, उसके बाद हम S को उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे S देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये अकेले में है तो यहाँ पर हम इसे फिर आराम से बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर हम जब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर 3 है ना, और यहाँ पर कितने 2 हैं, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा जिससे कि ये क्या है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम जानते हैं कि 2 सही होगा क्योंकि यहाँ पे 3 6 आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो NO है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन बच जाता है। ऑक्सीजन जो है बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से बड़े से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे 6 हो गया है ना। इस तरह से भी हो सकता है क्योंकि ऐड में है तो 6 हो गया, मगर 4 से जब हम करते हैं तो यहाँ पर टोटल 8 हो जाते हैं, है ना। तो 8 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसे भी हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 3 2 6 और यहाँ पे +2 यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, सल्फर भी बैलेंस कर लेंगे 3 से और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। हम देखेंगे H2S + HNO3, मगर यहाँ पर जो HNO3 रहेगा वो होगा कंसनट्रेटेड। तो इस केस में कैसे होगा, सिंपल सी बात है, H2S है तो S की तरह S रहेगा और HNO3 जो कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में और वाटर बाहर निकल जाएंगे। अब इसे बस करना है बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे तो इसे यहाँ पर जो HNO3 है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और NO2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो होगी रिएक्शन इस तरह से बैलेंस हो जाती है। वाटर यहाँ पे 2 ले लेंगे, इसी तरह से ये बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट रिएक्शन FeSO4 + डाइल्यूट HNO3, और यहाँ पर भी कंसनट्रेटेड HNO3 का केस है। दोनों को आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल्स। तो हम यहाँ पे HNO3 का रिएक्शन कराएंगे विद मेटल्स, मेटल + HNO3। हम जानते हैं HNO3 जो होता है H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव होता है, और ये चीज़ जो है डाइल्यूट कंसनट्रेटेड दोनों के लिए है। अब जब ये मेटल जो होते हैं रिएक्ट करते हैं HNO3 से तो क्या होगा, मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल की नाइट्राइड बनाएंगे, यानी कि M जो होता है NO3 से रिएक्ट करेगा। और क्योंकि हम जानते हैं M ज़्यादातर क्या होता है, जो भी अगर हमारे पास ज़्यादातर 2 है तो 2 की बनाएगा, मगर हम कहेंगे कि ये X बनाएगा जो भी हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो MnO3X जो भी हमारे पास M की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके हिसाब से ये इसे बैलेंस करेगा। NO3 क्योंकि नेगेटिव है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, और हाइड्रोजन जो होगा वाटर के साथ निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा NO और NO2 निकलेंगे, उसके हिसाब से डाइल्यूट होगा, या फिर डाइल्यूट होगा तो आपके पास अगर आपके पास डाइल्यूट है तो NO, और कंसनट्रेटेड है तो NO2 निकल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और वाटर जो होगा निकल जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास जनरल रिएक्शन वाटर। अगर आपके पास कभी भी डाइल्यूट या फिर कंसनट्रेटेड HNO3 है तो मेटल के साथ रिएक्शन आप इस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक जल्दी से देख लेते हैं जिंक और कॉपर की रिएक्शन। जिंक हम जानते हैं ZnS2 पॉजिटिव 2+ होता है, तो 2+ होता है ये, और NO3 जो होता है 1 नेगेटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ZnNO3 नेगेटिव NO3 2, और यहाँ पर क्योंकि कंसनट्रेटेड है तो NO2 और वाटर निकल जाएंगे बाहर पे। अब हम कॉपर को बैलेंस करेंगे तो कॉपर हम जानते हैं 2 पॉजिटिव है, HNO3 जो होगा S पॉजिटिव HNO3 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई Cu HNO3 का जो NO3 है वो NO3, अब ये क्या हो जाएगा होल ट्वाइस, प्लस कंसनट्रेटेड है तो NO2 + वाटर। ठीक है, इसे बैलेंस करेंगे तो देखेंगे यदि ऑलरेडी ही बैलेंस्ड है तो इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पैसिविटी ऑफ मेटल मीन्स। तो पैसिविटी क्या होता है, देखिए एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा, है ना। तो एक्टिव यानी कि एक्टिविटी, तो जब कोई मेटल जो है एक्टिविटी कर रहा होगा और एक्टिविटी करते करते वो अपनी एक्टिविटी को खो देगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, पैसिव हो जाना, यानी कि पैसिविटी। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है मेटल्स के केस में, व्हाट डज पैसिविटी ऑफ मेटल मीन्स। तो पैसिविटी का सिंपल मतलब यहाँ पर क्या है, वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और वो क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, पैसिविटी ऑफ मेटल कहते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो HNO3 होता है वो भी कुछ ऐसे ही होता है। अगर HNO3 में अगर हम कोई भी मेटल को डिप कर देते हैं तो वो भी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को भूल करके क्या बन जाता है, एक पैसिव बन जाता है। और ये देखिए यहाँ पर इसका रीज़न भी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कोई भी मेटल जो होता है पैसिव क्यों बन जाता है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को क्यों छोड़ देता है। तो यहाँ पर सेम है, when dipped in concentrated HNO3 metals like FeCr chromium nickel aluminium lost their normal activity and becomes passive, this is known as passivity of metals। तो अगर एग्जाम्पल में आता है तो आप बता सकते हैं FeCr Ni जो होते हैं एल्यूमिनियम, ये सब क्या करते हैं, अपने नॉर्मल एक्टिविटी को
लूज़ कर देते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 के रिएक्ट करते ही। तो इसका रीज़न सिंपल सा है कि हम जानते हैं कि जो मेटल होता है, मेटल और जो हमारे पास HNO3 होता है वो मिल करके एक मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। और जैसे हमारे पास ये एक मेटल है तो इसकी जो बाहर की लेयरिंग होती है ना वो एक मेटल ऑक्साइड से हो जाएगी, और मेटल ऑक्साइड से हो जाएगी तो जो भी हमारे पास ऑक्सीजन या फिर कोई भी हमारे पास अगर हमारे पास एलिमेंट आके रिएक्ट करता है तो वो उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव फिल्म जो होती है मेटल ऑक्साइड की वो बन जाती है जब हम HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी हमारे मेटल्स के साथ। तो यही यहाँ पे रीज़न होता है। द पैसिविटी ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ मेटल ऑक्साइड, और प्रोटेक्टिव फिल्म की वजह से वो क्या हो जाएगा, अब रिएक्शन उतना रिएक्टिव नहीं रहेगा, उतना रिएक्शन नहीं कर पाएगा जो भी उसकी सरफेस में आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब हम रिएक्शन देखना चाहेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे जिसकी हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से जो मेटल की ऑक्साइड है ये बना लेता है और ये क्या बन जाता है, पैसिव बन जाता है। एग्जाम्पल है Fe का ले लेते हैं, Fe+HNO3 गिव्स, Fe जो होता है HNO3 के साथ मिलकर के बना लेता है, उसकी ऑक्सीजन जो होता है मिलकर बनाते हैं अपनी ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था, मेटल ऑक्साइड NO2 और H2O है ना। तो यहाँ पर क्योंकि कंसनट्रेटेड HNO3 को यूज़ करते हैं, हम कंसनट्रेटेड की बात कर रहे हैं, तो Fe जो होता है अपने ऑक्सीजन के साथ मिलकर के Fe3O4 बना लेता है। और यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कंसनट्रेटेड है तो NO2 निकल जाता है और वाटर निकल जाएगा, एज इट इज़ जो होती है रिएक्शन हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे Fe3O4 बन गया है। Fe3O4 जो होती है आयरन की एक ऑक्साइड है ना। तो यहाँ पर जो आयरन है इसकी ऑक्साइड है, ऑक्साइड भी 2 और 3 हो सकती है, 2 और 3 इसकी हो सकती है आयरन की ऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए मेटल ऑक्साइड बन चुकी है, जैसा हमने बोला था, वो क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव फिल्म की तरह काम करती है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होती है नहीं हो पाती है। रिएक्शन को कौन बचा लेता है, प्रोटेक्टिव फिल्म जो होती है उसे बचा लेती है, और वो क्या बन जाता है, पैसिव हो जाता है, यानी कि रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव हो जाता है उसके बाद। ठीक है, इतना सिंपल सा रीज़न था। पैसिविटी जो होती है किसी भी कोई भी एक्टिविटी लूज़ कर देगा मेटल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जब कंसनट्रेटेड HNO3 में हमने डिप करा तो कोई भी अपनी एक्टिविटी लूज़ कर देता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी पैसिविटी, और वो पैसिव हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.